टेंसेस, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। टेंस बेसिकली हम कहते हैं किसी भी ज़माने को, ज़माना यानी जिसमें हम काम कर रहे हैं, काम होने वाला है या काम हो चुका है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड डिटेल में हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक में चलते हैं लेसन की तरफ। व्हाट इज टेंसेस? टेंस नाउन, a verb based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. Tense जो कि बेसिकली नाउन है, लेकिन ये वर्ब बेस्ड मेथड होता है जो कि इंडिकेट करता है यूज़ करने के लिए टाइम को, या समटाइम्स कंटिन्यूएशन यानी कंटिन्यू काम जारी रखने को, या पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो उसको, ठीक है। या मज़ीद हम इसको और एलेबोरेट कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश इज अ मेथड दैट वी यूज टू रिफर टू द टाइम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो टेंसेस का एक तरह का इंग्लिश में वे है, या आप कह सकते हो मेथड है, जो कि रेफर करता है टाइम को, और वो टाइम कौन सा हो सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। मैनी लैंग्वेजेस यूज टेंसेस टू टॉक अबाउट टाइम। अदर लैंग्वेजेस हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एट ऑल, बट ऑफ कोर्स दे कैन स्टिल टॉक अबाउट टाइम यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। लाइक इंग्लिश में तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, बट दूसरे लैंग्वेजेस में टेंसेस का इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट डेफिनेटली डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइम या डिफरेंट मेथड्स ऑफ टाइम के लिए वो टेंस का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। वी कैन नॉट टॉक ऑफ टेंसेस विदाउट कंसिडरिंग टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैनी इंग्लिश टेंसेस, टाइम एंड एस्पेक्ट। हम टेंसेस के बारे में जब तक बात नहीं कर सकते जब तक हम दो एस्पेक्ट या दो चीज़ों के बारे में क्लियर ना हो जाए, एक टाइम और एक एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टाइम जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है पास्ट यानी बिफोर नाउ, यानी अभी की नहीं, पिछले ज़माने की बात या पहले की बात। प्रेजेंट यानी नाउ और एनी टाइम दैट इंक्लूड्स नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, दिस इज कंटिन्यूटी ऑल्सो, बट दिस इज इन प्रेजेंट ऑल्सो। फ्यूचर यानी आफ्टर नाउ, यानी अभी के बाद मैं आगे जाके क्या करूँगी या आप आगे जाके क्या करेंगे, योर फ्यूचर प्रेडिक्शन, सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। ये टाइम की तीन कैटेगरीज हो गई, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो एस्पेक्ट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूटी, अनकम्प्लीटेड एक्शन यानी एक काम जो कंटिन्यू तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से परफेक्टिव यानी कंप्लीटेड एक्शन, और स्टेट यानी ऐसा काम जो कि परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो टेंस में हम इन दो चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ दीज components work together to create some basic tenses। अभी जो मैंने पीछे दो चीज़ें आपको बताएं, दो components आपको बताएं टाइम और एस्पेक्ट के हिसाब से, वो किस तरह से काम करते हैं हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऊपर देखें टाइम की हेडिंग दी है और लेफ्ट साइड पे मैंने एस्पेक्ट की हेडिंग दी है। सिंपल टेंस में अगर मैं बात करूँ पास्ट की तो sang हो जाएगा, और आपके पास अगर मैं एस्पेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करूँ तो वॉज सिंगिंग हो जाएगा, और परफेक्ट की बात करूँ यानी हो चुका है ये काम या हम गा चुके तो हो जाएगा हैड संग। इसी तरीके से प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट, ये तीनों क्या दिए गए हैं, कैटेगरीज दी गई हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। लेकिन अगर मैं एस्पेक्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ तो मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल, सिंग्स प्रेजेंट में हो गया जब हम सिंपल, जिसमें कोई एस्पेक्ट ऐड नहीं है। इसी तरीके से इज सिंगिंग आपका कौन से एस्पेक्ट की बात हो गई, प्रोग्रेसिव की, और हैज़ संग कौन से एस्पेक्ट की बात हो गई, परफेक्टिव की। सिमिलरली फ्यूचर में आ जाते हैं, फ्यूचर में विल सिंग, ये सिंपल एस्पेक्ट जिसके साथ कोई एस्पेक्ट नहीं है। प्रोग्रेसिव में अगर हम इसको लेंगे तो दिस इज विल बी सिंगिंग, और अगर हम इसको परफेक्टिव में लेंगे तो ये हो जाएगा विल हैव संग। नाउ प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और हैबिचुअल। अ हैबिचुअल एक्शन, फॉर इंस्टेंस, ही वॉक टू स्कूल, और जनरल ट्रूथ्स, फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एटसेट्रा।
मीन्स सिंपल टेंस जो है वो आप डेफिनेटली सिंपल बातों के लिए इस्तेमाल करते हो और वो या ज़्यादातर या तो कोई हैबिट होती है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअली वी गो टू स्कूल या वी वॉक टू स्कूल या वी आर टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, तो इस तरह की जो चीज़ें हो गई वो हैबिचुअली हो गई। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं जनरल ट्रुथ की, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज़ राउंड या द सन राइजेज इन द ईस्ट या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। इसी तरीके से अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिक्स टाइम, फॉर इंस्टेंस द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। अब अगर हम किसी पर्टिकुलरली टाइम की बात कर रहे हैं यानी फ्यूचर इवेंट जो कि स्टार्ट होना है फिक्स टाइम टेबल पे, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। ऑल राइट, प्रेजेंट टेंस की सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम, या सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं, विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Indicates an action that has been completed sometime before the present moment with a result that affects the present situation. For example, he has finished the work या he has slept। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को शो कर रहा होता है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड समटाइम्स बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम से कुछ ही अर्सा पहले वो काम कंप्लीट हुआ होता है, विद द रिजल्ट दैट इफेक्ट्स द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी जिसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट सिचुएशन का इफेक्ट होता है। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क और ही हैज़ स्लेप्ट, यानी अभी वो जाग रहा था और अब सो गया या वो अभी काम करके फ्री हुआ है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट दिस, द फॉर्म of present perfect tense is has, have plus verb, past participle form और the third form of the verb। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताया गया है आपको सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज़ करते हो, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिटेल में, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं इसमें हम, उसके बाद हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है इफ़ इट इज़ नेसेसरी। थर्ड टाइप है इसकी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की थर्ड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense indicates an action that is taking place at the moment of speaking। ठीक है, यानी वो काम जो अभी चल रहा है कंटिन्यू, या लाइक शी वॉज वॉकिंग, आई एम स्टडिंग या आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, लाइक दिस टाइप इज कंटिन्यू। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर। अब इसमें इज एम और आर का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हमने यूज़ किया था हैज़ और हैव, तो डेफिनेटली अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे, ही शी के साथ भी हम हैज़ यूज़ करते हैं इट के साथ, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव का यूज़ होगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली यूज़ होंगे, लाइक ही शी और किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या नेम के साथ इस का यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी इसमें। ठीक, फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, यानी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, यानी वो अभी भी सो रहा है, बट उसने सोना कब से शुरू कर दिया था, पिछले 1 घंटे से। तो ऐसा काम जो कि पिछले 1 घंटे से जारी था और अभी भी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज हैज़, हैव प्लस बीन एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म। ऑल राइट, यानी हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से जो मैंने डिस्कस किया था परफेक्ट में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ऑल राइट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस is also having four types. First type is simple past tense. So what is simple past tense? It indicates an action took place before the present moment and that has no real connection with the present time. यानी ऐसा काम जो कि प्रेजेंट मोमेंट से पहले हो चुका हो या डन हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो और उसका कनेक्शन नहीं हो कोई प्रेजेंट टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही डांस इन द फंक्शन, उसने फंक्शन में डांस किया। द एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट इज फिनिश्ड एंड इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू ही नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट के काम से।
ही फ्लू टू लंडन येस्टरडे, उसने लंदन के लिए फ्लाई किया येस्टरडे। सो यहाँ पर भी वो कल ही काम कर चुका है, प्रेजेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो दैट्स वाई दीज टाइप्स आर कॉल्ड द सिंपल पास्ट टेंस। Now some important notes. The verb flew is an irregular verb which does not take ed in the past tense like the regular verbs. The form of simple past tense is verb plus ed. Alright. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं past tense की, तो past tense में आप सब्जेक्ट के साथ जो है वो ईडी का इजाफा कर रहे होते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ। लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लू यूज़ किया है, तो यहाँ पे मतलब दिट इज़ द इरेगुलर फॉर्म, क्योंकि आपको पता है रेगुलर इरेगुलर वर्ब से मैंने पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताए थे। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स है जिनके आगे आप सिंपल ईडी का इजाफा कर रहे थे टेंस टाइप के आगे। इसी तरीके से अगर हम इरेगुलर वर्ब की बात करें तो उनकी टाइप्स टोटली चेंज हो जाती है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम ईडी वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हम जो है वो फिर डिड का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डस का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। सेकंड टाइप है ये पास्ट टेंस की। इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द पास्ट, यानी ऐसे काम को शो कर रहा होता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द पास्ट, यानी पास्ट के किसी दूसरे इवेंट से पहले वो पूरा हो चुका है। लाइक ही हैड एक्सरसाइज बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, यानी उसने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जब बारिश स्टार्ट हुई। या ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट। ऑलराइट, यानी वो सो चुका था जब मैं मार्केट से आया या आई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा गौर करते हैं। द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इज हैड प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और द वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज़ करते हैं, ठीक, बिकॉज दैट वर्क हैज़ बीन डन। और वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म यूज़ होती है या पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है, ठीक। और ऑब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल पुट इट डाउन। ऑलराइट, नाउ द थर्ड पार्ट इज past continuous tense. Indicates an action going on at some time in the past or an action in the past that is longer in duration than another action in the past. तो past continuous tense जो है वो indicate करता है किसी भी action को जो कि past में complete हो चुका है and that the past no longer is longer duration than other action in the past. For example, it was getting darker या the light went out while they were reading। ठीक है, तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो इसमें हम आप उसके साथ was या were का यूज़ करते हैं। डेफिनेटली was सिंगुलर के साथ और were प्लूरल के साथ, और verb की ing वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट इंडिकेट्स एन एक्शन in the past that took place before another time or event in the past and continued during the second event or time point in the past. Past perfect tense जो है वो एक एक्शन को डिनोट करता है जो कि पास्ट में हो चुका है या पास्ट में जगह ले चुका है, बट बिफोर another time or event in the past is continued during the second event or the point of time in the past. For example, at that time he had been writing a novel for 2 months, यानी वो एक नॉवल लिख तो रही है पिछले 2 महीनों से, लेकिन ये एट दैट टाइम की बात हो रही है, यानी उस वक्त की। ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग व्हेन आई कॉल्ड, यानी वो एक्सरसाइज कर रही थी जब मैंने उसको कॉल की, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो अभी भी कर रही है। तो मतलब ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका। अब अगर हम इसके फॉर्म की बात करते हैं तो इट इज़ हैड बीन एंड वर्ब ing फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए ing फॉर्म, और परफेक्ट है इसलिए हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। ठीक, उसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तरफ विच इज फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द प्रेजेंट टाइम एंड दैट हैज़ नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो वो हम बात कर रहे हैं दैट टेक प्लेस आफ्टर द प्रेजेंट टाइम, जो कि अभी के टाइम के बाद होगा और जिसका रियल कनेक्शन प्रेजेंट टाइम से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल विजिट हर
ग्रैंडमदर सून, या ही विल वॉक टू होम या ही विल वॉक होम। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बता रहे हैं कि फ्यूचर के काम हैं दोनों। ठीक, फिर अगर हम बात करें द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज विल और शैल प्लस वर्ब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मली अब हम विल का ही यूज़ कर रहे हैं। ये पहले रेस्ट्रिक्शन लैंग्वेज में थी कि हम ही शी इट के साथ शैल यूज़ करते थे, बाकी सबके साथ विल। अब अगर हम विल भी यूज़ करते हैं तो इट्स ओके, और जो है वो सिंपल आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी आपके साथ और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड में हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इट इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर का ऐसा काम जो कि दूसरे काम से पहले खत्म हो चुका, यानी दो एक्शंस हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी अराइव ही विल हैव स्टडीड, यानी जब हम पहुँचे तो वो, यानी जब तक हम पहुँचेंगे वो पढ़ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो द फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इज विल और शैल हैव प्लस वर्ब पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंगली हमने देखें दो चीज़ें यूज़ की हैं यहाँ पर। अगर सेंटेंस पे गौर करें आप, सो बाय द टाइम वी अराइव ही विल, अब यहाँ पे विल हैव का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और स्टडीड जो है वो सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक, यानी पार्टिसिपल फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है आपके पास। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, विच इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इट इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट इज लॉन्गर इन ड्यूरेशन देन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर के ऐसे एक्शन को शो कर रहा होता है दैट इज नो लॉन्गर ड्यूरेशन देन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी वॉकिंग व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन। फाइन, तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो शेल और विल और बी का यूज कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। फोर्थ की फॉर्म पे आ जाते हैं फ्यूचर टेंस की, विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। It indicates an action in the future that will have been continuing until another time or event in the future. यानी हम फ्यूचर टेंस के बात अगर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वो एक ऐसे एक्शन को बताता है जो कि कंटिन्यू है फ्यूचर में, दैट हैव बीन कंटिन्यूइंग अंटिल द अदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होना। ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग एन आवर एट 2, यानी वो एक्सरसाइज कर रहा है तकरीबन 2 बजे से। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं शेल हैव और विल हैव का, और वर्ब की आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, यानी शेल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज़ हो रहा है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी हुई है ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना समझ में आया है। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स। The earth dash round the sun, move, moves या moved। 3 इसमें कैटेगरीज दी हुई हैं। अब आप लोग सही ऑप्शन पे खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या आना चाहिए। अभी फिलहाल मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रही, मैं एंड में आंसर डिस्कस करूँगी, जब तक आप अपना टेस्ट खुद लें। सेकंड इज माई फ्रेंड्स डैश द फिल्म, माई फ्रेंड्स डैश द फिल्म yesterday, see, saw या have seen। थर्ड है it started to rain while we dash tennis, are playing, had played या were playing। Then I dash English for 5 years, have been studying, study and studying। The train dash before we reach the station, arrives, will have arrived or had arrived। Now don't disturb me, I dash my work, do, did या am doing। Fortune dash the brave, is favoring, will favor या favors। I dash the letter before you arrived, had written, wrote, will write। He dash us next week, will have met, will have been meeting या will be meeting। And the last is perhaps we dash Delhi next month, visit, will visit या visited। Now you can pause the screen and judge your answer कि हम क्या आंसर
सही ऑप्शन इसमें फिट कर सकते हैं। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने ये आंसर दे दिए हैं ताकि आप उनको मैच कर सकें सही आंसर के साथ। कि फर्स्ट ब्लैंक में मूव आएगा, देन सॉ, मूव्स आएगा, देन सॉ, वर प्लेइंग, then have been studying, then will have arrived, then am doing, then favors आएगा, उसके बाद had written, उसके बाद will be meeting, उसके बाद will visit। अब accordingly आप इनको फिल करके fill in the blanks को चेक कर सकते हैं। So viewers, this is all about the lesson of English tenses, जिसमें मैंने हर टेंस की चार टाइप्स आपको पढ़ाई हैं डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, और आगे उसकी एक्सरसाइज भी बताई है। आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। Suffix and prefixes, as you can see on the screen। सफिक्स और प्रीफिक्स को हम उर्दू में साबके और लाहिके भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ा देखेंगे कि क्या है सफिक्स और प्रीफिक्स। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीफिक्स की तरफ। प्रीफिक्सेस जिसको कहते हैं, प्रीफिक्सेस आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू ऑल्टर इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में रखा जाता है या ऑल्टर किया जाता है, या उसको हम रखते हैं सिंपली ताकि हम उसकी वर्ड की मीनिंग को चेंज कर सकें थोड़ा सा। या अ प्रीफिक्स कैन बी अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मे बी एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। या हम प्रीफिक्स जो है वो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हम ले सकते हैं वहाँ पे, या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी ले सकते हैं, किसी भी वर्ड से पहले लगाते हैं ताकि उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सारा रीसबमिटेड हर एप्लीकेशन आफ्टर शी वॉज इनिशियली डिनाइड अ लोन। सारा ने रीसबमिट किया अपना लोन, जबकि उसने, या आफ्टर शी डिनाइड, उसने मना कर दिया था स्टार्टिंग पे। सो रीसबमिटेड इंक्लूड्स द प्रीफिक्स री विच मीन्स अगेन। ठीक है, अब सबमिटेड एक अलग वर्ड है, लेकिन सबमिटेड से पहले अगर मैंने री लगा दिया, आर ई री, तो री इज़ अ प्रीफिक्स, क्योंकि री का मतलब हो जाता है अगेन, रिपीट। तो सबमिट का मतलब होता है कोई चीज़ सबमिट करना, और रीसबमिट का मतलब होता है अगेन सबमिट करना। तो इसकी मीनिंग में मॉडिफिकेशन हो गई जब मैंने उसके आगे क्या ऐड किया, री ऐड किया एज अ प्रीफिक्स। जैसे प्री का वर्ड होता है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब इसके यूजेस हैं और कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे ए एन, विदाउट, अमोरल और एनामिक। जैसे हम कह सकते हैं अनॉर्मल, एनामिक कंडीशन लाइक, और एंटी का वर्ड अगर हम यूज़ करें तो हम बिफोर यूज़ करेंगे या एंटीसीडेंट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से को विद के साथ हम यूज़ करते हैं, को की मीन है विद। ठीक है, तो को का मतलब, को हम को वर्कर यूज़ कर सकते हैं, को प्लानर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं डी की, अगर हम बात करें तो डी ऑफ और रिमूव को शो करेगा, डी आईएस। ठीक है, और डी जनरेट, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें एक्स, ई एक्स, एक्स मीन्स आउट ऑफ और फॉर्मर। ठीक है, एक्स की मीन्स है आउट ऑफ या फॉर्मर के, यानी कि पहले के, यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, लाइक दिस। ठीक है, आई एल इल जो हम यूज़ करते हैं वो नॉट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इलीगल, इल कॉर्पोरेटिव और इल मैनर्ड, लाइक दिस। ठीक है, जिसमें नॉट आ जाता है। और इंटर का वर्ड अगर हम यूज़ करें, क्योंकि देखिए मैंने प्रीफिक्स में डिस्कस किया था पहले आप लोगों से कि प्रीफिक्स या तो एक लेटर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे एक लेटर की अगर हम बात करें, आ और एन, एक लेटर और दो लेटर हैं ये। ठीक है, जिसके मीन है विदाउट या एमोरल या एनेमिक, जहाँ किसी चीज़ की कमी हो या किसी चीज़ के बगैर हो, वहाँ पे आप आ और एन का यूज़ करते हैं उन वर्ड से पहले। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं इंटर की, तो इंटर इज़ बिटवीन या इंटर गैलेक्टिक, आप कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप या इंटर्नशिप, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, या इंटर रिलेशनशिप। तो इंटर कहते हैं बिटवीन को, जहाँ पे आपकी जो है वो रिलेशन शो हो रहा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म की इंटरेक्शन शो हो रही हो आपकी। ठीक है,
अब आ जाते हैं वर्ड पोस्ट की तरफ। पोस्ट भी एक तरह का प्रीफिक्स है जो कि वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है, और पोस्ट जो है इसकी मीन्स है आफ्टर या पोस्टपोन यानी बाद। अब जैसे अगर हम आफ्टर की मीनिंग यूज़ कर रहे हैं, पोस्टपोन, पोस्ट आ गया आपका पोस्टपोन के लिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट का वर्ड अगर हम देखें यूज़ करते हैं ग्रेजुएट लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। और मैरिज लेकिन पोस्ट मैरिज, ठीक है। तो पोस्ट का वर्ड बेसिकली आफ्टर की मीनिंग को शो कर रहा होता है, ये भी एक प्रीफिक्स है। फिर आ जाते हैं हम सुपर की तरफ। सुपर मतलब अबव, लाइक सुपर हीरो और सुपर सीड, और बहुत सारी जगहों पे हम ये प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो छोटी क्लासेस में यूज़ किया जाता है वो अन का वर्ड यूज़ किया जाता है। लाइक 3 और 4 क्लास में अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो वहाँ पे ये अन का वर्ड यूज़ किया जाता है, यू एन अन, जिसका मतलब है नॉट, लाइक अननेचुरल, और यू कैन से के अनफेवरेबल कंडीशन लाइक दिस। इस तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं अन को लगाते वक्त। अन इज़ ऑल्सो अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिस्ट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अ, एन, एंटी, को, डी, एक्स, इल, इंटर, पोस्ट, सुपर, अन। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि किसी भी वर्ड से पहले अगर आप ऐड कर दें तो उसकी वर्ड की मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है ओरिजिनल मीनिंग से, ठीक है। फिर आ जाते हैं सफिक्सेस की तरफ। व्हाट इज सफिक्सेस? अ पार्टिकल अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग और चेंज इट इनटू अ डिफरेंट वर्ड क्लास। यानी ऐसा वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के, ऐसा लेटर या वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के एंड में अटैच किया जाए तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। Suffixes are placed at the end of a word in order to alter the meaning or change the classification of a word। ठीक है, यही बात आपको दोबारा बता दी गई है कि किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड के एंड में जब आप कोई वर्ड ऐड करते हो जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सफिक्सेस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। We work hard in order to ensure our children's happiness. Happiness includes the state of being suffix ness. By adding the suffix, we have changed a word from an adjective to noun in order for it to fit grammatically in our sentence। ठीक है, अब आपको जो सेंटेंस दिया गया उसमें क्या बताया गया है कि हमने बहुत सख्त मेहनत की इस चीज़ के लिए कि हमारे बच्चे खुश रह सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हैप्पी तो एक ऑलरेडी आपके पास वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन अगर मैं हैप्पी में हैप्पी हटा के, वाई हटा के अगर मैं INESS यूज़ कर रही हूँ यानी नेस यूज़ कर रही हूँ, हैप्पीनेस, तो ये नाउन बन गया। ठीक है, और ये जो है वो सफिक्स है और टोटली इसकी जो मीनिंग है दोनों की चेंज हो जाती है, इन वर्ड की मॉडिफिकेशन हो जाती है इनकी मीनिंग में। तो इस तरह से आप सफिक्स को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सफिक्सेस हैं जिनको देखते हैं। एल, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जैसे रेमेडियल, डिनायल। अब जैसे रेमेडी एक वर्ड है, रेमेडी, ठीक है, उसके आगे अगर मैं रेमेडी हटा के IAL या AL लगा देती हूँ तो वो एक टोटल डिफरेंट मीनिंग का वर्ड बन जाएगा। ठीक है, ED इज ऑल्सो अ सफिक्स जो कि पास्ट टेंस या वर्ब को शो कर रहा होता है, जैसे ट्रेवल्ड, टॉक्ड। अच्छा, ये मोस्टली हम जो है वो मैंने आप लोगों के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस किए थे, इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स। तो वहाँ पर जब हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं, रेगुलर वर्ब्स में हम हमेशा ED का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह से सफिक्स होता है आपके पास। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले सफिक्स पे जो कि है एन, ENN। एन मीन्स मेड ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ, जैसे वुडन, गोल्डन, मेल्टन। ठीक है, अब यानी कि ये शो कर रहा है कि कोई चीज़ किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रही है या कोई चीज़ किस चीज़ की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप EN का इजाफा कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो ER या EST की, तो ये कंपैरेटिव डिग्री को शो करती है। यहाँ पर भी देखिए रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आ गए आपके पास, जो कि मैंने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे आपके साथ। तो अब ये यहाँ पे देखें, स्ट्रॉन्ग है जैसे, तो इसका स्ट्रॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, तो ये क्या है, ये भी सफिक्स को शो कर रहे हैं। उसके बाद है शन, यानी TION या ION। ये शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन को, किसी भी चीज़ में रहने को, लाइक कंप्लीशन हो गया, रिलेशन हो गया, जैसे रिलेट से रिलेशन हो गया, कंप्लीट से कंप्लीशन हो गया। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज़ की कंडीशन को शो कर रहा होता है। ITY या ITY,
ये भी एक सफिक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं क्वालिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिलिटी, इनॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, ठीक है, कोई भी तरह की क्वालिटी बता रहा है ये आपको। इसी तरीके से एक और सफिक्स है आपके पास लेस, LESS, लेस। लेस का पता ही है ऑलमोस्ट वर्ड आपको कि ये लेस का मतलब होता है विदाउट समथिंग, ठीक है, विदाउट। तो जैसे होपलेस, होमलेस और मीनिंगलेस, पर्पसलेस, ठीक है, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के बगैर होना, तो ये आपका सफिक्स है लेस। अगर किसी वर्ड के एंड में आप लेस लगा देते हो तो ये भी सफिक्स होता है। फिर आ जाते हैं LY, ली। ली इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग लाइक ब्रदरली, लवली और ह्यूमनली और ब्रेवली, ठीक है। अब ये किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक बता रही है, एडजेक्टिव करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एस या ES अगर हम लगा दें किसी वर्ड के एंड में तो ये मोर देन वन यानी प्लूरल की बात हो रही है। यहाँ पे प्लूरल के लिए आप यूज़ करते हो इस तरह के सफिक्सेस को, लाइक एप्पल्स, ट्रेंचेस, ब्रांचेस, लाइक दिस, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये सारे सफिक्सेस एल, एड, एन, एस्ट, शन, इटी, लेस, ली और SES, तो ये सारे सफिक्सेस हैं जो कि आप किसी भी सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हो, तो इसकी किसी भी वर्ड के एंड में यूज़ करते हो या लगा देते हो तो उस वर्ड की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स बेसिकली, प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स जैसे मैंने बताया कि वो किसी भी वर्ड से पहले लगाए जाते हैं और सफिक्स किसी भी वर्ड के बाद लगाए जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वर्ड आपने कई दफ़ा सुना होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसी से रिलेटेड मैंने सोचा आज की वीडियो में बनाती हूँ, जो कि मैंने कोशिश की कि मैं बहुत डिटेल में समझा सकूँ। तो चलते हैं लेसन की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। द टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच refers to the role a word play in a sentence, and like any workplace or TV show with a assembled cast, these rules were designed to work together. Read on to learn about the different parts of speech that the words we use everyday life fall into, and how we use them together to communicate ideas clearly. So basically हर वर्ड जो कि हम लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं वो स्पीच का एक हिस्सा है, पार्ट है स्पीच का। जनरली या डेली लाइफ में अगर हम टीवी शो की बात करें या डेली रूटीन की बात करें, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ हाउ वी कैन कैटेगराइज कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखती है। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन। सो नाउन यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट, ये हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं ये वर्ड। सो व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट, और यू कैन से नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। बेसिकली एनीथिंग दैट नेम्स अ थिंग इज़ अ नाउन। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ बास्केटबॉल कोर्ट या सैन फ्रांसिस्को, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, या क्लियोपेट्रा, इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सनैलिटी, और योर पर्स सेल्फ preservations. These are all called noun. Now, how many types of noun we have? First of all, we have common nouns. So, the most nouns are common nouns. Common nouns refers to the people, place and things in general, like chair or dog. Any noun that is not a name is a common noun. For example, teacher, but we are not taking the name of a teacher that Miss Shafaq or Miss Maryam, whatever is, we cannot categorize the name. So if it is a teacher, so it is a common noun. Car, which color car is this, which color model car is this, we are not categorizing, so ये common noun है। इसी तरीके से music, which music it is, we are not specifying it, so this is a common noun. Danger, receipt. For example, we can use in a sentence, have you seen my dog? Which dog we are talking about? We don't know, so we cannot identify जब तक कि वो proper ना हो। इसी तरीके से the books are on your desk. So which books we are talking about? So these are all the common noun. Now come to the proper noun.
Name of people, place or any organization are the proper name. Your name is a proper noun. London is a proper noun. United Nations is a proper noun because your name is not of anyone other name. We cannot say that in the world, but आप अपने नाम से ही पुकारे जाते हो, इसीलिए हम किसी जगह का अगर नाम ले रहे हैं तो हम प्लेस नहीं कह रहे हैं, मैं उस जगह का नाम ले रही हूँ लंदन. इसी तरीके से अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रही हूँ तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ, मैं उसको कोई कंपनी नहीं कह रही हूँ. ठीक है. एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज? Proper nouns always start with a capital letter. For example, Jane, Thailand, Sunday, James Bond, Einstein, Superman, Games of Thrones or Shakespeare. So these are all the proper noun. Now the concrete noun. Concrete noun are the physical thing that you can touch. Means any of the physical thing you can touch. जो भी physical चीज़ आप अपने हाथों से छू के देख सकें. These are the concrete noun. For example, man, rice, head, car, furniture, mobile phone, etc. अब अगर examples की बात करें, how many stars are there in the universe? या हैव यू मैट जेम्स बॉन्ड और pour the water down the drain. अब यहाँ पर अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स को हम बेसिकली फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट फिजिकली वो एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट्स वाई वी कैन से द वाटर इज़ कॉन्क्रीट नाउन और जेम्स बॉन्ड इज़ अ पर्सन ऑफ अ पर्सनैलिटी, नेम ऑफ अ पर्सनैलिटी. तो ये सारे कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं जो किसी मटीरियल से फिजिकली बन रहे होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, so abstract noun are the opposite of the concrete nouns. They are the things that you cannot touch. ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते. All right, which you cannot touch. आप सिर्फ उसको assume कर सकते हैं अपने ख्यालात में. Like abstract nouns are the ideas, concept or any feeling. इसको आप words में नहीं बता सकते. Like happiness को आप किस word से present करोगे? आप अपने expression से, अपनी feeling से show कर सकते हो. Courage की अगर हम बात करें, danger है, truth है. Like for example, we have a sentence, he has great strength. Yeah, who killed President Kennedy is a real mystery. Some things or sometimes it takes courage to tell the truth. Or their lives were full of sadness. So strength, mystery, courage, truth and sadness, ये सारे क्या हैं? Abstract noun हैं. Countable noun. As you can see from the name, which are count noun. You can count or countable noun. Countable nouns have a singular and plural form. दोनों forms की हो सकती हैं, but it can be counted. Ball, boy, cat, person. If you have only $5, like 5 is countable, like 4.6 billion years ago is a countable. Or there are lots of people, but we don't have a car. So a car is countable. So countable is any noun, any name जिसको आप count कर सको, जो limited हो. All right. Now let's proceed. Uncountable noun. It's opposite of countable. You cannot measure or you cannot identify the measurement proper. और rule इसके लिए क्या होते हैं? We never use countable, uncountable noun with the indefinite article. यानी आ और एन उससे पहले आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपको उसकी क्वांटिटी का नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल वाटर, हैप्पीनेस, चीज़. अब वाटर अगर पर्टिकुलर जार में है जिस पे ml शो हो रहा है, प्रॉपर उसकी मेजरमेंट है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर्स यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अ लॉट ऑफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई क्योंकि इसमें एम्पियर मेंशन नहीं है. सिमिलरली you have any work for me to do. Any work, any means we do not have the specific idea कि हम कितना काम कर रहे हैं. Any work we cannot count. Similarly, many Asians eat rice. Many. So how many? How much people? There is no amount given over there. So that's why we can say that these are uncountable noun. Now, the collective noun. A collective noun denotes a group of individuals. For example, class, group of students. Definitely class is a single word, but definitely in our class you have a group of students. Pride, फ़ख्र की अगर हम बात करें, so it's a group of loin, or you can say the group of awards. Fine.
सिमिलरली क्रू की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, सोल्जर्स, सेलर्स लाइक दिस. फाइन. नाउ रूल्स क्या है इसके लिए. कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर और प्लूरल, दोनों तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है. हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज. फाइनली हम यहाँ पे हिज की बात कर रहे हैं तो हम उस शख्स की फैमिली की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में रह रही है. बट फैमिली इज इट सेल्फ अ कलेक्टिव नाउन. द न्यू कंपनी is a result of merger. Now you can say company is a group of like उसमें offices होते हैं, उसमें departments होते हैं अलग अलग, एक ऐसे ही singular company नहीं बन जाती. So this is also itself a collective noun. Then the board of directors will meet tomorrow. The board of directors means उसमें कोई एक डायरेक्टर नहीं होगा, उसमें definitely 4 to 5 या 6 members होते हैं जिसकी पूरी कमेटी होती है. So these are all the examples of collective nouns. Now the compound nouns. Compound noun is a noun that is made of 2 or more words. Most compound noun are noun plus noun or adjective plus noun. Each compound noun acts as a single unit and can be modified by adjectives and other nouns. Compound nouns have 3 different forms. Open or spaced. Space between words like bus stop, or hyphenated you can say, hyphen between words mother-in-law, or close or solid, no space or hyphen between the word like football. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जैसे कैट फूड, ब्लैक बोर्ड, ब्रेकफास्ट, फुल मून, वॉशिंग मशीन, सॉफ्टवेयर. सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये कंपाउंड नाउन को शो कर रहे होते हैं जिसमें या तो 2 वर्ड नाउन मिल रहे होते हैं या आप ये कह सकते हो कि एक एडजेक्टिव होता है और एक इसमें नाउन होता है. सब समटाइम उसमें हाइफन लगाया होता है, समटाइम नहीं लगाया होता है. जैसे ब्लैक बोर्ड है उसको आप कंटिन्यू लिखोगे, कैट फूड है या डॉग फूड है उसको आप सेपरेट करके लिखोगे. सिमिलरली ब्रेकफास्ट है उसको आप कंटिन्यू लिख रहे हो, बट ब्रेक इज इट सेल्फ अ वर्ड, फास्ट इज इट सेल्फ अ वर्ड. तो ये 2 नाउन या 2 नाउन और एडजेक्टिव को मिला के एक कंपाउंड करके एक वर्ड बनता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड नाउन. नाउ द सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप कह रहे होंगे इतने सारे जो समझाएं ये क्या थे, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो. लेकिन सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो नाउन था. ये सारे नाउन की कैटेगरीज थी जो हमने अभी समझी या नाउन की टाइप्स थी. अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ विच इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज substitute for specific nouns when the reader or the listener knows which specific noun you are referring to. Or you might say Jennifer was supposed to be here at 8. Then follow it with she is always late. Yeah, next time I will tell her to be here a half hour earlier. अच्छा, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की स्पेसिफिकेशन में या नाउन को या किसी भी नाम को रिपीट करने के बजाय हम उसमें उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं. अब जैसे इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जेनिफर जो है वो लेट होगी, तकरीबन 8 बजे तक वो आएगी. ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर मैंने कंटिन्यू किया है देन शी इज़ ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे मैंने शी इज़ का वर्ड यूज़ किया है, मैंने यहाँ जेनिफर का नाम दोबारा रिपीट नहीं किया. सिमिलरली अगर मैं आगे देखूँ तो मैंने वहाँ पे हर का वर्ड यूज़ किया है, वहाँ मैंने जेनिफर उसका नाम बार बार यूज़ नहीं किया. सो इस तरह के जो नाउन होते हैं, जब नाउन के रिपीटेशन के बजाय आप उसमें कोई वर्ड ऐड कर रहे होते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोनाउन इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट नाउन particularly. Now instead of saying Jennifer's name 3 times in a row, you substitute she and her and your sentences remain grammatically correct. ठीक है, अब यहाँ पे भी यही क्लेरिफिकेशन बताई है जो मैंने समझाई थी कि जेनिफर का नाम 3 दफ़ा रिपीट करने के बजाय एक ही लाइन में मैंने शी और हर का यूज़ किया है, तो ये सेंटेंस में ग्रामेटिकली भी ये सही है. तो शी और हर बेसिकली क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए. अब प्रोनाउंस की भी कुछ टाइप्स होती हैं जैसे पॉसेसिव प्रोनाउन. A possessive pronoun is a pronoun that expresses position, ownership, origin, relationship. ठीक है, जैसे possess वर्ड से पता चलता है कि पोजीशन किसी भी चीज़ की पोजीशन या ओनरशिप को शो कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स. दैट टॉय
on the shelf is mine. All the houses neighborhood look the same, but ours is the only one with a सैटेलाइट डिश. अब यहाँ पर देखें माइन का जो वर्ड है ये शो कर रहा है ओनरशिप को, कि जैसे ये टॉय मेरा है, पोजीशन बता रहा है. सिमिलरली अगर अर्थ की बात करें या अर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पे हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हमारे घर की बात कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो शोइंग द पोजीशन और द ओनरशिप. ऑल राइट. नाउ द पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronouns are the pronouns that we use to refer to people and sometimes animals. The pronouns it, they and them can also apply to the objects. For example, I, you, she, he, it, we, they, me, us and them. Personal pronoun personally use होता है peoples के लिए, sometimes animals के लिए भी use होता है. जैसे I am afraid of mice. So here I is a personal pronoun. The toaster gets really hot when it heats bread. It is here personal pronoun. Similarly, my cats are friendly, so you can safely pet them. So here you and them are the personal pronoun. Now the relatives pronoun. Relative pronouns connect dependent clauses to independent clauses like who, whom, which, what and that. For example, मैं कहूँ I need to find a person who can read Swedish. ठीक है, तो यहाँ पर अब जो क्लॉज की बात हो गई, यानी दो क्लॉजेस को अलग अलग कर दिया गया. I need to find a person ये एक क्लॉज हो गया, फिर दूसरा क्लॉज क्या है, डैश कैन रीड स्वेडिश. अब यहाँ पे बीच में जो मैंने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है. ठीक है. नाउ शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट अ मील दैट इज़ टू स्पाइसी, यानी कि अब ये एक क्लॉज यहाँ तक कंप्लीट है. शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट अ मील, दिस इज़ अ कंप्लीट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस यू कैन से. बट दूसरा है डैश इज़ टू स्पाइसी. टू स्पाइसी इज अनदर सेंटेंस और अदर क्लॉज, बट इसको जो रिलेट कर रहा है दैट इज़ अ वर्ड दैट. नाउ दिस बुक विच एंड्स ऑन अ cliffhanger is really excited. Means you can say this book is exciting. It is a word or it is a clause. It is a sentence complete sense. लेकिन अगर यहाँ पर मैं which का word use कर रही हूँ that is the relation और these are relating to pronouns. All right. Now the reflexive pronouns. A reflexive pronoun is a pronoun used as an object of a verb that refers to the same person or things as the subject of the verb. For example, myself, yourself, itself, herself, himself, ourselves or themselves, जो कि बता रहा हो कि वो चीज़ is a pronoun that use object verb that refers to the same person, उसी person को belong कर रही हो वो चीज़. जैसे Ken looked at himself in the mirror. ठीक है. अब Ken is a boy, तो बॉय के लिए हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे. लाइक आई लाइक टू चेयर माई सेल्फ अप विद द डिज़र्ट. अब आई लाइक टू चेयर माई सेल्फ मतलब आई के लिए मैं अपने लिए जो वर्ड यूज़ करूँगी दैट इज़ माई सेल्फ. द सिली क्लाउन्स मेड फूल्स ऑफ दैम सेल्फ. क्लाउन्स के लिए मैं यूज़ करूँगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मैं दैम सेल्व्स यूज़ करूँगी. ठीक है. सो दीज आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ द इंटेंसिव प्रोनाउंस. Intensive pronouns refer back to the subject in order to add emphasis. Intensive pronouns are identical in appearance to reflexive pronoun. For example, myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves. यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वो वापस से अपने ही पर्सन की तरफ रिलेट या एम्फेसाइज करता हुआ होता है. लाइक अगर मैं कहूँ आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ. अब माई हाउस तो हो गया लेकिन इसके आगे मैंने माई सेल्फ लगा दिया. ठीक. इसी तरीके से द चिल्ड्रन मेड द कुकीज़ दैम सेल्फ. चिल्ड्रंस ने खुद बनाई तो इसलिए ये हो गया दैम सेल्फ. नाउ indefinite pronoun. An indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify who or what it is referring to. ठीक है.
मीन्स ये स्पेसिफिकली बताता नहीं है कि वो किसको रिफ़र कर रहा है, लाइक सम, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस नोट could have been written by anybody or someone at my lunch. The water splashed everywhere. तो यहाँ पर anybody, someone, everywhere क्या है, indefinite pronoun है, यानी कि ये पता नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, indefinite है ये। Now the demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used to point to a specific thing. एक particular चीज़ को specify कर रहे होते हैं। For example, this, that, these or those. Like this is my favorite shirt. So this is a demonstrative word. इसी तरीके से I don't know what that is, but it definitely isn't friendly. तो that यहाँ पे क्या है, demonstrative है। I need you to fix these. These यहाँ पे क्या है, demonstrative है। इसी तरह अगर हम बात करें interrogative pronouns की, तो interrogative pronouns are the pronouns used to ask questions about unknown people or thing, जिसमें हम interrogation कर रहे होते हैं, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, like who, whom, what, which, whose, like who wrote this letter, what is an amphibian, या which is the correct answer। तो ये सारे question pronoun है, interrogative pronouns है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं reciprocal pronoun पे। So what are reciprocal pronoun? These express mutual relationships or actions. For example, each other, another. ठीक है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, जैसे माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, द टू फिशरमैन लव टू compete with each other। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन, लाइक जो कि सिंगल वर्ड्स के लिए यूज हो डेफिनेटली, लाइक आई, ही, शी, इट, दिस, समवन, समथिंग और एनीवन। ठीक है, अब यहाँ पे somebody इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू टुमारो और दिस इज द बेस्ट। अब यहाँ पे somebody का वर्ड भी आपके पास जो यूज़ होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ होगा, क्योंकि एनीबडी नहीं, somebody की बात है। ठीक है, प्लूरल डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, प्लूरल प्रोनाउन लाइक वी, दोज, सेवरल। तो ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस को शो कर रहे हैं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब what the subject is doing along with nouns. Verbs are the main part of a sentence or phrase telling a story about what is taking place. In fact, without a verb, full thought can't be properly conveyed and even the simplest sentence. For example, verb की अगर हम बात करें तो किसी भी काम को आप कहते हो कि वो verb है, verb एक action word होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, मारिया सिंग्स हैव वन, एक्चुअली अ वर्ब कैन बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ विद अ सब्जेक्ट, यानी कि सिंग जो है वो इटसेल्फ क्या है, एक वर्ब है। वर्ब की भी डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है, रन, डांस, स्लाइड, जंप, थिंक। इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि ये एक्शन को या एक काम को शो कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज़ दैट रिलेट और इफेक्ट समवन और समथिंग एल्स। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी और को रिलेट कर रही होती हैं, जैसे ही लव्स हिज मदर, दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेट, बिलीव, मेंटेन, ये सारे कौन से वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। फिर अगर हम आ जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब पे, तो intransitive verbs are the action verbs that always express doable activities. They are different from the transitive verb because there is no direct object following any transitive. Like आप बात करें अगर walk, laugh, curve, play, run, so ये सारे जो हैं वो intransitive verb हैं। अगर मैं sentence में इनका यूज़ करूँ तो he walks to the park, they run to catch the ball, she laughs on him। तो ये सारे intransitive verb हैं। Now auxiliary verb,
Auxiliary verb are also known as the helping verb and are used together with the main verb to show the verb's tense or a form of questions or negative. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की. ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है ताकि हमें उस वर्ब के टेंस का पता चले कि वो किस टेंस की बात कर रहा है, या क्वेश्चन है या नेगेटिव बनाते वक्त. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गो होम आफ्टर द फुटबॉल प्रैक्टिस. अब यहाँ पे विल शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है. ठीक है, तो विल इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. माइट यू डांस विद मी लेटर. अब माइट यहाँ पे बता रहा है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है. नाउ यू डिड नॉट कंसिडर हिज फीलिंग. अब यहाँ पर डिड मुझे ये बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है बट ये नेगेटिव सेंटेंस भी है. ठीक है, सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. नाउ द स्टेटिव वर्ब. Stative verb can be recognized because they express a state rather than an action. They typically relate to the thoughts, emotions, relationships, senses, state of being, and the measurements. The best way to think about the stative verbs is that they are verbs that describe things that are not in actions. For example, Sarah doubts the doctor's opinion. I believe the doctor is right. शी वॉन्टेड अनदर ओपिनियन. तो ये क्या है, स्टेटमेंट है बेसिकली, जो मतलब फिजिकली वर्क से इसका ताल्लुक नहीं है, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन इट इज़ अ वर्ब जिसका ताल्लुक आपकी किसी भी सेंस से है, स्टेट ऑफ माइंड से है. लाइक दिस, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में बताया कि सारा को डाउट है डॉक्टर के ओपिनियन पे, सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, बट आई बिलीव ये भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, या मेरी ये फेथ है, या मेरा ये यकीन है. और शी वॉन्टेड ये भी उसकी विश है. ठीक है, तो ये सारे स्टेटिव वर्ब कहलाएंगे. नाउ द मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. अच्छा, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर जो एक्सप्रेस की जाती है वो एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ या परमिशन या ऑब्लिगेशंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल कैन, मस्ट, मे, शुड, वुड, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं. जैसे आई शुड गो होम. अब यहाँ पे क्या हमारी ऑब्लिगेशन बताई गई, जाना चाहिए, एबिलिटी. यू मस्ट, अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन लगा दिया गया, ज़रूर. अली वुड नॉट रिकमेंड दिस बुक, यानी कि नहीं करनी चाहिए. या साहिल मे बी लेट, तो ये पॉसिबिलिटी में आ गया. परमिशन में अगर आ गए माइट का वर्ड, अगर मे का वर्ड परमिशन के लिए भी यूज़ हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें क्या किस में आ जाती हैं, मॉडल वर्ब में आ जाती हैं. नाउ द फ्रेजल वर्ब. Phrasal verbs aren't single words. Instead, they are combination of the words that are used together to take in a different meaning to that of the original verb. ठीक है, अब ये फ्रेज की बात अगर हो रही है तो वो कंप्लीट एक फ्रेज के साथ, एक सिंगल वर्ड में यूज़ नहीं होते, ये एक फ्रेज के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं रन आउट, मेक आउट, हैंड आउट, थिंक थ्रू, या लुक फॉरवर्ड, या ब्रॉट अप, ये सारे आपके पास क्या हैं, फ्रेजल वर्ब हैं. फॉर एग्जाम्पल शी लुक फॉरवर्ड टू हर स्कूल फेयरवेल. तो लुक फॉरवर्ड ये दो फ्रेजेस को मिला के एक वर्ब बना है. ब्रॉट अप भी आपके पास एक अलग वर्ब है. ठीक है, रेगुलर वर्ब. Regular verbs are the verb whose past tense versions are formed by adding an ed and d in the sentences. Regular verb क्या होता है, रेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका जो पास्ट टेंस है, जिसमें आप ईडी या डी यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है. जैसे वॉक्ड, यूज्ड, वॉच. अब ये इनमें से मैं डी या ईडी लगाती रहूँगी तो ये क्या बन जाएंगे, रेगुलर वर्ब बन जाएंगे. जबकि अगर मैं इर्रेगुलर वर्ब की बात करूँ तो उसमें पास्ट टेंस बनाने के लिए मुझे उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा. लाइक अगर टेक है तो मैं इसको टेक्ड ईडी नहीं लगाऊंगी, मैं इसको टुक करूँगी सेकंड फॉर्म के लिए. अगर मेक है तो मैं मेक को MEKED मेक्ड नहीं करूँगी, मैं MADE बनाऊँगी. ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होगी. जिस तरह टुक है तो टुक की टेक, टुक और टेकन हो जाएगी. तो इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म टोटली डिफरेंट होती है. ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब. सो व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड that modifies a verb, an adjective, a clause, or another adverb. Adverbs provide more information in a sentence by modifying another word. Means
वर्ब में किसी काम में अगर हम एडिशन कर देते हैं या वर्ब की मीनिंग में अगर कुछ ऐड कर देते हैं, दैट इज एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द एडवर्ब क्विकली इन द सेंटेंस Jeremiah ran quickly tells us that Jeremiah ran with high speed. यानी someone is running, लेकिन अगर वो रनिंग कर रहा है क्विकली तो क्विकली उसकी स्पीड को बता रहा है. वो इटसेल्फ एक वर्ब है लेकिन उसकी मॉडिफाइंग क्या कर रहा है, क्विकली. ठीक है. नाउ एडवर्ब्स की भी कुछ टाइप होती हैं हमारे पास, जैसे अ कंजक्टिव एडवर्ब is an adverb that acts like conjunction. A conjunction adverb is used to connect two clauses or two sentences together. जैसे however, ठीक है. I went to the store to buy new shoes. However, the store was already closed when I got here. ठीक है. अब शॉप तो है, स्टोर तो है, लेकिन वो क्लोज्ड है. ठीक, या वहाँ पे जाते में मुझे डिले हो गया, वट एवर द थिंग इज. तो उन दो सेंटेंस को जो है वो ज्वाइन कर रहा है वर्ड हाउ एवर. तो हाउ एवर इज अ कंजक्टिव एडवर्ब. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक a number of adverbs are used to describe the frequency of an event. By doing so, these adverbs describe how often something happens. For example, constantly, frequently, occasionally, sometime, usually, never, always, rarely, daily, weekly, monthly और yearly. तो ये सारे क्या हैं, जो कि बता रहे हैं कोई भी एडवर्ब किस हिसाब से हो रहा है फ्रीक्वेंटली. या वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, या वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, या मंथली, या ईयरली, या कभी कभी. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं. Then we have adverb of manners. Adverb of manner tell us that how something happens. जैसे अगर वो उसके सेंटेंस के आगे हम ली लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंग्रीली, क्यूशियसली, या हंग्रीली, नाइसली, स्लोली. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, बता रहे हैं उसके मैनर को, कि अगर वो बात कर रहा है तो वो सॉफ्टली कर रहा है, या वो लाउड, वो अगर स्पीच कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लाउडली कर रहा है. ठीक है. या वो बात कर रहा है तो वो एंग्रीली कर रहा है. तो ये उसके मैनर को बता रहा है, उसका तरीका बता रहे हैं बात करने का. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं. नाउ द एडवर्ब ऑफ डिग्री. जनरली एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और अ क्वालिटी. किसी भी एक्शन की या किसी भी क्वालिटी की आप क्या बता रहे होते हैं, इंटेंसिटी बता रहे होते हैं. कि दीज एडवर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इंटेंसिफायर्स टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स and other adverbs. For example, very, really, extremely और too much, quietly. ठीक है. तो ये सारे बता रहे हैं कि वो किस हद तक है वो चीज़, कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, एक्सट्रीम पर है, लाइक दिस, बहुत कम है, लीस्ट है, मच, मोर, मस्ट. ये सारे आ जाएंगे किस में, डिग्रीज में. नाउ एडवर्ब ऑफ अ प्लेस. इसके नाम से पता है कि जो भी किसी भी प्लेस की बात कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, या नॉर्दर्न एरियाज, लाइक दिस. तो ये सारे क्या हैं, प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करना है. ठीक है. तो आई थिंक इसमें इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स प्रोसीड. द फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. दैट इज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव्स फाउंड आफ्टर द वर्ब बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज. ठीक है. एडजेक्टिव्स जो है वो क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें बता रहा होता है किसकी, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की, जो कि वर्ब से पहले आता है, फाउंड आफ्टर द वर्ब और बिफोर द नाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फैट, हाउ फैट इज इट. तो ये सारा, ही इज़ अ पर्सन, बट हम ये कहें कि ही इज़ अ फैट पर्सन या ही इज़ अ फैट मैन. तो एक सेंटेंस की या नाउन की जो है वो क्वालिटी बता रहा है वो, कि वो किस किस्म का है. ठीक है. लाइक ब्यूटीफुल है, ट्रायंगुलर है, चाइनीज़ है, ये सारे एडजेक्टिव्स को शो करेंगे. अच्छा, एडजेक्टिव्स में हमारे पास फॉर्म्स भी होते हैं और डिग्रीज भी होती हैं. जैसे अगर मैं पहले डिग्रीज की बात करूं, जैसे मैंने इससे पहले भी एडजेक्टिव में डिग्री डिस्कस की थी, अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बताते हैं. 3 हमारे पास स्टेट होती हैं इसकी. एक होती है पॉजिटिव डिग्री, या जिसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म कहते हैं, या जिसको फर्स्ट फॉर्म हम कह सकते हैं. सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है कंपैरेटिव, और थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास सुपरलेटिव. अच्छा, पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं,
ये हम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ फॉर्म यूज इन एडजेक्टिव यूज इन द ओरिजिनल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. दिस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज व्हेन देयर इज नो अदर सब्जेक्ट टू बी कंपेयर्ड, जहाँ पे कंपैरिजन ना किया जा रहा हो, एक ही चीज़ की बात हो रही हो, वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो, जहाँ पे जैसे द बुक आई रीड येस्टरडे वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन वन आई रीड टुडे. अब यहाँ पे दो बुक हमने रीड की, एक कल और एक आज, लेकिन हम इसमें कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, मोर इंटरेस्टिंग देन बिफोर ना, यानी कि जो मैंने पहले पढ़ी थी ये वाली उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. फिर आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ, मतलब यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ पे लीस्ट की हम बात कर रहे हैं. जैसे द फैंटेसी नॉवल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रीड. अब सारी बुक में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो कौन सा था, वो फैंटेसी नॉवल था, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पे चला गया. यानी पहले क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, फिर मोर इंटरेस्टिंग हो गया, फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग हो गया. अब जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है पूरी हमारे पास ना, दैट शुड बी इन डिटेल ऑल्सो. वो फिर हम किसी और उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी आपसे. अच्छा जी, टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव की कुछ हमारे पास, लाइक पॉजेसिव, इंटेरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड कंपाउंड. नाउ व्हाट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव? माय जैसे पोजीशन बता रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी शो कर रहा है कि ये चीज़ पोजीशन को शो कर रही है, पोजीशन ऑफ क्वालिटी, माय, योर, हिज, लाइक दिस. ठीक है. फिर अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो यहाँ पर भी आपके पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में सवाल हो रहा है, हुज, व्हाट एंड विच लाइक करके. ठीक. डिमॉन्स्ट्रेटिव में कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि जैसे दिस इज बिलोंग्स टू या दैट या दीज, दोज, ये सारे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ. ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताती है. देन द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव इज प्रीपोजिशन. A preposition is a word used to link noun, pronoun और phrases of two words within a sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि noun और pronoun को लिंक करने के लिए एक सेंटेंस में या फ्रेज में यूज हो रहा होता है. They act to connect the people, objects, times and locations of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of the noun. जैसे I prefer to read in the library. ठीक है. अब लाइब्रेरी और रीडिंग के बीच में या आई के बीच में जो रिलेशन हम कह सकते हैं, जो कनेक्शन तो हम नहीं कह सकते, दिस इज अ रिलेशन लाइक इन, कि मैं अंदर बैठ के पढ़ूंगी, डेफिनेटली लाइब्रेरी के बाहर बैठ के नहीं पढ़ूंगी. लाइक ही क्लाइम्ड अप द लैडर टू गेट ऑन टू द रूफ. अब वो लैडर के ऊपर चढ़ा, अब अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज एन ऑल्सो रिलेशन. और फिर वो कहाँ जा रहा है, छत पे जा रहा है. ठीक. तो यहाँ पर वर्ड है इन, अप या ऑन टू, ये सब प्रीपोजिशन को शो कर रहे हैं. ठीक. प्रीपोजिशन की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द टाइम प्रीपोजिशन इंक्लूड्स एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर. दे आर यूज टू हेल्प इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, हैपेंस और विल हैपन, यानी कोई काम होने वाला है या हो चुका है, किस टाइम पर हुआ है, इसको शो कर रहा होता है. जैसे आई वॉज बॉर्न on July 4th 1982. I was born in 1982. I was born at exactly 2 AM. अब यहाँ पे देखें, एक ही सेंटेंस के साथ मैंने तीन जो है वो प्रीपोजिशन का यूज़ करके दिखाया है. जैसे जहाँ पर मैंने जुलाई 4th मेंशन किया, एयर के साथ वहाँ मैंने ऑन यूज़ किया. जहाँ मैंने सिर्फ एयर यूज़ किया वहाँ पे मैंने एन, इन का यूज़ किया है. और जहाँ मैंने टाइमिंग बताई है वहाँ मैंने एट का यूज़ किया है. तो यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस है तीनों में. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी टू कंफ्यूज मैटर्स अ बिट, द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस टू इंडिकेट टाइम, ऑन, एट, इन आर ऑल्सो मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन टू इंडिकेट पोजिशन भी बता रहे होते हैं. हाउएवर द रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ ऑन द टेबल, The dogs are in the kennel, या we can meet at the crosswords. अब यहाँ पे on, in और at बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस बता रहा है कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, या डॉग जो है वो कैनल के अंदर है, या हम जो है वो मिलने वाले हैं क्रॉस रोड के उस तरफ. तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रही हैं. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट की तरफ.
Like preposition of movement are quite easy to understand as they are less abstract than preposition of place and time. जैसे they describe how something or someone moves from one place to another. यानी ये बता रहा होता है कि मूवमेंट उस आदमी की या उस चीज़ की किस तरीके से हो रही है. ये थोड़ा सा ईजी होता है समझने में. Like he has gone on vacation to France. यानी कि वो वेकेशन के लिए जा रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है, फ्रांस हो रही है, तो यहाँ पे हमने टू का वर्ड यूज़ किया. फिर है माइक ट्रैवल अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल. यानी वो थ्रू आउट अमेरिका घूम रहा है ऑन हिज मोटरसाइकिल. तो यहाँ पे अक्रॉस जो है वो आपके पास प्रीपोजिशन है. ऑन इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. ठीक है. नाउ द सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. A conjunction is a part of a speech that is used to connect word, phrases, clauses or sentences. Conjunctions are considered to be invariable grammar particle and they may or may not stand between items they conjoin. Conjunction parts of speech है जो कि वर्ड को, सेंटेंसेस को, फ्रेज को या क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए यूज़ होता है. जैसे इसकी कुछ टाइप्स हम समझ लेते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो कि हम सबऑर्डिनेटर्स के तौर पे यूज़ करते हैं. दीज कंजक्शन जॉइन द डिपेंडेंट क्लॉज टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जॉइन करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. लाइक मेन क्लॉज को, वर्ड को, जॉइन को, मेन पार्ट ऑफ स्पीच को जॉइन कर रहे होते हैं सेम सिंथेटिक के ज़रिए. नाउ कोरिलेटिव कंजक्शन की अगर हम बात करें तो दीज कंजक्शंस कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स टू जॉइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट कैरी इक्वल इम्पॉर्टेंस विद इन अ सेंटेंस. ठीक है, कोरिलेशन बता रहे होते हैं ये. रूल्स क्या हैं कंजक्शन के. कंजक्शंस आर फॉर कनेक्टिंग थॉट्स, एक्शंस, आइडियाज़ एज वेल एज नाउन्स. ठीक है, अब यहाँ पे थॉट्स भी कनेक्ट हो सकती हैं, एक्शंस भी और आइडियाज़ भी और नाउन भी. and other part of speech, for example, and the other parts of speech also. जैसे Mary went to the supermarket and bought oranges. Mary जो है वो सुपरमार्केट गई और क्या लेकर आई, ऑरेंजेस. तो and जो है वो दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहा है. ठीक. कंजक्शंस आर, अब दूसरा रूल क्या है, कंजक्शंस आर यूजफुल फॉर मेकिंग लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल वी मेड पैनकेक्स, एग्स एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, अब यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ एक और कहाँ आ गया, जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं. जैसे वी मेड पैनकेक, एग एंड कॉफ़ी. तो यहाँ पे एंड इज ऑल्सो आ कंजक्शन. थर्ड रूल इसका क्या है, व्हेन यूजिंग कंजक्शन मेक श्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर सेंटेंस एग्री. फॉर एग्जाम्पल आई वर्क बिजीली येट आई एम केयरफुल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट की बात आ जाती है कंजक्शन में, कि जैसे मैं बहुत मसरूफ़ हूँ येट आई एम केयरफुल. यानी मैं बहुत मसरूफियत से काम कर रही हूँ बट मैं एहतियात से काम कर रही हूँ. तो येट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है. डज नॉट एग्री, आई वर्क बिजीली येट केयरफुली शोज द एग्रीमेंट. ठीक है, अब ये लिस्ट दी गई है कंजक्शन की. एंड, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट, एज, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, सो, वेदर, येट. ये सारे क्या हैं, कंजक्शन हैं. ये कुछ एग्जाम्पल कंजक्शन की बताई गई हैं. जैसे आई टायर्ड टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टीड. तो ये सब सेंटेंसेस में यूज़ बताए गए हैं इन्हीं कंजक्शन ऑफ लिस्ट के. ठीक है. लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड को कहते हैं दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड. लाइक अब यहाँ पर फीलिंग्स को शो कर रहा होता है ये बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल से जैसे पता चल जाएगा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. अब ओ जो है वो हमारी फीलिंग्स को शो कर रहा है. ओ दिस लुक्स बैड, वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज, या ओ रियली आई डोंट नो अबाउट इट. तो ये सारे क्या है, हमारी फीलिंग्स को शो कर रहा है, सडन फीलिंग्स, इमोशंस को. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है, फीलिंग्स वाला हिस्सा है इंटरजेक्शन.